हेलो एवरीवन। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे या इस लेक्चर के दौरान हम बात करेंगे क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में जो हमने डिस्कस किया था वो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्शन जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में डिस्कस किया था। वोटर लिस्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। EPIC है जिसको हम बोले इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स और इलेक्शन कैंपेन के बारे में। इस वीडियो के दौरान जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब नॉमिनेशन हमारा हो गया, कैंपेन हमने कर लिया, पार्टीज़ ने प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स की जो डेट होगी उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया में ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है। जब इलेक्शन कैंपेन कंप्लीट हो जाता है और इलेक्शन कमीशन जब डिक्लेयर कर देता है डेट ऑफ पोलिंग, उस दिन को हम बोलते हैं डे पोलिंग डे या इलेक्शन डे। ओके, द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट इज कॉल्ड द इलेक्शन डे। जिस दिन वोटर्स अपने जो वोट का कास्ट करते हैं, वोट डालते हैं या पोल का यूज़ करते हैं, उसको हम इलेक्शन डे के नाम से जानते हैं। द वोटिंग इज़ डन इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। वोटिंग जो होगी वो इसके आधार पर होगी। देखिए, एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू नियर बाई पोलिंग बूथ, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखे होंगे कि आपके आसपास भी पोलिंग बूथ बने होंगे जब इलेक्शन होते हैं, तो जिसके पास एक वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है वो क्या करते हैं, आप पोलिंग बूथ पे जाते हैं, नियर बाई पोलिंग बूथ पे जाते हैं, ठीक है, और अपना वोट कास्ट करते हैं। Once the voter goes inside the booth, the election official identify her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote, ठीक है। तो जैसे ही वोटर रूम के अंदर या बूथ के अंदर जाता है, बूथ के अंदर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो पोलिंग पार्टी बैठी होती है, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी चेक करेंगे कि जो वोट जिस आइडेंटिटी से वो डालने हैं क्या वही हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके जो फिंगर है उस पर एक मार्क लगा देंगे, इंक लगा देंगे, वोटिंग जिसको वोटिंग इंक बोलते हैं, वो लगा देंगे जिससे कि वो दोबारा आके वोट ना दे सके, और उनको अलाउ करते हैं टू कास्ट हर वोट। ओके, उनका वोट डालने के लिए उनको अलाउ कर दिया जाता है और वो वोट डालते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड एंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन फेयर वे। जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके एजेंट या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर पोलिंग बूथ में बैठे होते हैं, जो ये इंश्योर करते हैं कि जो पोलिंग चल रही है या वोटिंग जो हो रही है वो फ्री और फेयर मैनर में हो रही है। कोई माल प्रैक्टिसेस यहाँ पर यूज़ नहीं की जा रही। किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के जो लोग हैं वो वहाँ पर जो उस सिचुएशन को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, ए बैलेट पेपर इज़ अ सीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम्स ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ पार्टी नेम्स एंड सिम्बल्स आर लिस्टेड, ठीक है। जो एक यहाँ पर दो टाइप से जो वोटिंग होती है, एक होता है बैलेट पेपर के थ्रू और एक होता है EVM के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बैलेट पेपर के बारे में बात करें तो बैलेट पेपर जो एक पेपर होता है जिस पे क्या होता है, एक साइड आपके जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और दूसरी तरफ जो पार्टी के सिम्बल्स होते हैं जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, और मतलब सिंबल्स होते हैं। तो जिसको भी वोट डालना होता है वो क्या करते हैं कि उस बैलेट पेपर में उस पार्टी के सिंबल पर अपनी जो मुहर उनको जो पोलिंग पार्टी दे रही है उस सील को वहाँ पर लगाएंगे और उसको फोल्ड बताए गए अनुसार उसको फोल्ड करके इलेक्शन पेटी में डाल देते हैं। ओके, दूसरा है द बैलेट पेपर वॉज यूज अर्लियर, ठीक है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, ठीक है। आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ की जा रही है बैलेट पेपर की रिप्लेस में, जिसमें क्या करना होता है कि वही सेम बैलेट पेपर जैसे ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सील ना लगा के
आपको क्या करना होता है कि सिर्फ जो जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाह रहे हैं उसके सामने जो एक बटन होता है उसको दबाना होता है, वहाँ से एक बीप की आवाज़ आती है और बीप की आवाज़ आने के बाद होता है कि आपका वोट जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। बस इतना होता है, ठीक है। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि मशीन के अंदर वहाँ पर जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम और पार्टी के सिंबल्स होते हैं, जिसमें से आपको चूज करना है कि किसे आप वोट देना चाह रहे हैं। द वोटर हैज़ टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट टू, ठीक है। जिसको भी वोट देना चाहते हो उसके सामने आप वाला जो बटन है उसको दबाना होता है, ओके, उसको प्रेस करना होता है। वंस द पोलिंग इज ओवर ऑल द EVMs आर सील्ड एंड टेकन टू सिक्योर प्लेस। जब पोलिंग या जिसको बोले कि पोलिंग ओवर हो जाती है तो ओवर होने के बाद उस जो EVM है उसको सील किया जाता है। सील करने के बाद जहाँ पर काउंटिंग होनी है वहाँ पर उस मशीन को पहुँचा दी जाती है। सिक्योर प्लेस जो बोलता है वहाँ काफ़ी कस्टडी होती है। A few days later all the EVMs are opened and the votes secured by each candidates are counted. कुछ दिनों बाद जो डेट पहले से फिक्स होती है कि उस दिन काउंटिंग की जाएगी, उस दिन क्या किया जाता है कि EVMs को जो खोला जाता है, ओपन किया जाता है और कैंडिडेट्स के जो जितना वोट मिले उनको काउंट किया जाता है। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, ठीक है। जो जिस किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मतलब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर करता है, उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके। तो दिस वाज द पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। हम बात करें कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसा है, उसके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या वर्क है। इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन EC, ठीक है। इंडिया में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाए जाते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम CEC के नाम से भी जानते हैं जिनको, इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो CEC होते हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ पावर्स विच आर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जो देखो कौन कौन सी पावर्स हैं। इलेक्शन कमीशन takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of results, ठीक है। जब से इलेक्शंस का अनाउंसमेंट होता है और जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी जो डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन लेते हैं। यानी कि अब जितने भी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड punishes any candidate or party that violates it, ओके। ये कोड ऑफ कंडक्ट को जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं और उन लोगों को पनिश करते हैं या कैंडिडेट्स को पनिश करते हैं, पार्टीज़ को पनिश करते हैं जो इनको वायलेट्स करती हैं। हो सकता है कि उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC या इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस to prevent the use and misuse of governmental power, to enhance its chances to win elections or to transfer some government officials. जब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस जारी करते हैं, जिसमें हो सकता है कि टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंटल पावर, कि गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको यूज़ और मिसयूज़ करने से रिलेटेड होते हैं। जो ऐसी पावर्स जो गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जीतने की चांसेस बढ़ा देते हैं, तो उनको उनके लिए गाइडलाइंस जारी करते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कोई भी इलेक्शन के दौरान जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है, गवर्नमेंट जो व्हीकल्स है, उनका यूज़ नहीं कर सकते कैंडिडेट्स, ओके। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट अब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद अपनी मर्जी से किसी भी अधिकारी या ऑफिशियल का जो ट्रांसफ़र
अपने अनुसार नहीं कर सकती विदाउट द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। When on election duty, government officers work under the control of EC and not the government। ठीक है, इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगाया जाता है वो किसके अंडर में होता है? इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है, ना कि गवर्नमेंट के अंडर में इस दौरान। सेकंड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी चेक बाय सीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अगर पॉपुलर पार्टिसिपेशन या चुनाव में लोगों की जो भागीदारी के बारे में बात करें तो जो इसकी जो गुणवत्ता है या को जांचने के लिए जिसकी बात करें कि जिसकी जो क्वालिटी है उसको जांचने के लिए एक तरीका ये भी है कि लोगों ने उसमें कितने उत्साह से भाग लिया। ठीक है, ओके। फर्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज मेजर्ड बाय द वोटर टर्नआउट फिगर। ठीक है, इसमें पता लगाया जाता है कितने लोगों ने वोट डाला। भागीदारी का पार्टिसिपेशन का पता कैसे लगाया जाता है कि कितने परसेंट वोटों ने अपने वोटिंग राइट का यूज़ किया या वोट कास्ट किया। टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स वो एक्चुअली कास्ट देयर वोट। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ वोटर्स होता है जो एक्चुअली में कास्ट करते हैं उनके वोट का, उसको टर्नआउट बोलते हैं। वोटिंग टर्नआउट क्या होता है? जो जितने लोग हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ वोट है उसमें से कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, उसको हम वोटिंग टर्नआउट बोलते हैं। In India, the poor, illiterate and the unprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इलिटरेट है, पुअर पीपल है या जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वोटिंग राइट्स का, बजाय जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं उनको ज़रूरत ही नहीं, उनको लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है इलेक्शन में जो वोट करने की। ठीक है, तो ज़्यादा लोग वो मतदान करते हैं जो गरीब हैं, ठीक है, इलिटरेट हैं और अंडर प्रिविलेज्ड है, वो ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट को यूज़ करते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। ठीक है, जो कॉमन पीपल है वो उनका मानना होता है कि मतलब वो महसूस करते हैं कि अगर हम वोट डालेंगे तो हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रेशराइज कर सकते हैं टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम, कि उनके हिसाब की या उनकी जो फेवरेबल है, उनके लिए जो फेवरेबल है, उनके लिए जो फ़ायदेमंद जो पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स है, उनके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको यहाँ पर प्रेशराइज किया जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। अगर हम देखें साल दर साल जो है चुनाव से संबंधित जो गतिविधि है उसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो एक्टिविटी वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम भी देख सकते हो आपकी वोटिंग जो टर्नआउट है वो साल दर साल जो बढ़ता चला जा रहा है। थर्ड जो रीज़न है जिसमें हम कहें कि इलेक्शन जो इंडियन इलेक्शंस हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाता वो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, कि जो भी चुनावी जो नतीजे होते हैं उनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। ठीक है, जो परिणाम आते हैं इलेक्शन के कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो सारे परिणाम मतलब रिजल्ट होते हैं, आउटकम्स होते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाए। अगर जो सही है तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसका पता हमें इससे चलता है कि जो इलेक्शंस हम देख रहे हैं तो हम यहाँ पर इंडिया में देख सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है, जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट होती है वो मतलब अधिकतर चुनाव हार जाती है आफ्टर इट्स टेन्योर, मतलब इसके जो टेन्योर होता है उसके बाद वो लगभग हार जाती है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फेयर एंड फ्री मैनर में होते हैं। ओके, ना केवल नेशनल पार्टीज एज वेल एज स्टेट लेवल पार्टीज भी इनमें हार जाती हैं। ओके, इन द यूएस एंड इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूजेज एन इलेक्शन। अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, जो सीटिंग जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो हार जाएं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सीटिंग एमपीज़ और एमएलएज लूज इलेक्शंस। ठीक है, कि इंडिया में जो अगर हम बात करें तो जो एमपीज़ और एमएलएज है वो लगभग आधे से ज़्यादा एमपीज़ और एमएलएज जो हार जाते हैं दूसरे चुनाव में,
क्यों? क्योंकि लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं होते। और मैंने बताया था, इफ़ पीपल आर नॉट सेटिस्फाई विद द वर्क ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव दे कैन कॉल बैक देम। उनको वापस बुला सकते हैं अगले 5 साल में कि आप आ जाइए, आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ओके। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। ठीक है, जो लोगों के बारे में अगर पता चलता है कि अगर हम देखें कि जब लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले लोग मिल जाते हैं या जो कि लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसे लोगों को देखा जाता है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं उनमें लोग हार जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग वोट खरीदने वाले जो सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों और जो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड से हों, वो बहुत आम है, मतलब चुनाव हार जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पैसों से ही इलेक्शन जीते जाते हैं, नहीं, यहाँ पर जो है वो पीपल्स वर्डिक्ट जो होता है या जनादेश जिसको है उसको माना जाता है कि वो लोग हार रहे हैं, इसका मतलब सही जा रहे हैं। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूट्स इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। कुछ एक बातों को छोड़ दें तो अक्सर ऐसी जो हारी हुई पार्टी जो भी है चुनाव के नतीजों को जो है वो पीपल्स वर्डिक्ट मान के उसको क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई ये जनादेश है, लोगों की यही इच्छा थी, हम लोगों की जो आशाएं उन पे खरा नहीं उतर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें वोट नहीं दिया और हम हार गए। ओके, तो दिस वॉज अबाउट द वोट मेक्स इलेक्शन इन डेमोक्रेटिक। तो इसमें हमने बात की, जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ मेनली देखे कि हमारे यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, उसकी पावर्स के बारे में हमने बात की। फिर दूसरा हमने देखा पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में बात की कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे जो चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। ओके, फिर थर्ड हमने देखा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स, कि जो इलेक्शन आउटकम्स जो भी आते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको ऐसे नहीं कि उनका विरोध किया जाए। लास्ट में हम बात कर देंगे कि चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ऐसे कौन से जो चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सामने की हमें इलेक्शन के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। अगर हम बेसिकली देखें तो मतलब फ्री एंड फेयर या स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। समटाइम्स दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। कुछ हो सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसा हो जाए कि बूथ कैप्चरिंग हो जाए या माल प्रैक्टिसेस का यूज़ हो जाए, लेकिन मोस्टली जो इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में होते हैं। और जहाँ पर ऐसी अगर कुछ इंसिडेंट होते हैं, कुछ घटना भी होती है कि वहाँ पर लगता है कि माल प्रैक्टिसेस का यूज़ हुआ है, तो उस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पर दोबारा रीपोलिंग करवाई जाती है। देर आर मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शंस। ठीक है, बहुत सारी जो फिर भी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो चैलेंजेस हैं इंडियन इलेक्शंस के सामने। तो क्या क्या है? दीज इंक्लूड्स कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो पैसे वाले जो लोग होते हैं जो या ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है जो पैसे वाले लोगों को ज़्यादा फेवर करती हैं, वो कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज ले लेती है, और स्मॉलर पार्टी जो स्मॉल पार्टीज़ होती हैं, छोटी पार्टीज़ होती हैं, उनके बजाय उनको ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं, वो पैसे देकर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़। ठीक है, जिनके पास जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो अपने जो गुंडागर्दी जिसको बोलते हैं उसके बेस पर क्या कर सकते हैं कि जो बेचारे जो छोटे लोग होते हैं या जो जिनकी बात करें कि दूसरे जो लोग होते हैं उनको बाहर कर देते हैं दौड़ से और खुद मैदान में आ जाते हैं। ठीक है, देश अगर हम आपराधिक जो पृष्ठभूमि है उससे संबंधित जो भी कैंडिडेट है वो दूसरों को चुनाव से बाहर कर देता है और बड़ी पार्टियों से टिकट जो उनको मिल जाती है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। ये एक बहुत है कि जो डायनेस्टिक सक्सेशन हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादा है, जिससे कि जो पार्टीज़ के जो बिग लीडर्स होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को ही टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एज मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड पार्टीज प्रैक्टिस।
अक्सर आम आदमी जो भी होते हैं उनके लिए चुनाव जो इलेक्शंस होते हैं उनमें ढंग के विकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों प्रमुख जो मेन पार्टीज़ होती है और उनकी जो पॉलिसीज़ होती है, उनके जो बात करें कि प्रैक्टिसेस होती है, वो लगभग सेम ही होती हैं। ठीक है, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लगभग सेम होते हैं, इसलिए लोगों को जो रियल चॉइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इट इज़ अ बिग चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र ए ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। जो बड़ी पार्टी की तुलना में अगर हम छोटे या स्मॉलर जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में बात करें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको कई तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। बड़ी पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने प्रॉब्लम्स कम आती है, जबकि जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके स्मॉलर पार्टी से बिलोंग करते हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उनको परेशानियाँ उठाना पड़ती है। तो दिस वॉज अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर के दौरान जो हमने बात की वो बात की हमने पोलिंग और एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स और व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, और लास्ट में हमने बात की चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उनके सामने क्या चैलेंजेस है। तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।